देखो, हम पढ़ रहे थे जीव के लक्षण, जिसमें हमने पढ़ा हुआ था पहले ही वृद्धि के बारे में, है ना। क्या होती है वृद्धि? तो किसी जीव के आकार एवं आकृति, या फिर यूं कहें किसी जीव के भार आकृति में हुआ बदलाव या फिर परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। या फिर देखो, वृद्धि ना केवल आकार बल्कि संख्या में भी होती है। समझ रहे हैं? मतलब किसी जीव के आकार आकृति या फिर संख्या भार में हुआ परिवर्तन बदलाव क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वृद्धि एक जटिल जैविक प्रक्रिया है, यानी कि वृद्धि काफ़ी धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे होती है। आप नहीं देख पाओगे। आप किसी भी जीव के वृद्धि को देखना चाहते हैं, अगर आप उसके पास भी बैठे रहोगे तो आप उसमें होने वाले परिवर्तन को नहीं देख पाएंगे। तो वृद्धि मैं समझता हूँ आपको आ ही गई होगी, क्योंकि इसके पहले भी हमने वृद्धि पे काफ़ी चर्चा की है। तो वृद्धि क्या होता है? किसी जीव के आकार आकृति संख्या में हुआ बदलाव या बढ़ोतरी या फिर परिवर्तन क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। वृद्धि एक जटिल जैविक प्रक्रिया है, यानी कि धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया। बात समझते हैं। अब हम जानते हैं जीव दो तरीके के होते हैं। पहले जीव होते हैं एक कोशिकी। कोशिकी संरचना के आधार पे जीव दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एक कोशिकी। वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ हो, अर्थात वे जीव जिनके शरीर की सभी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं, समाप्त होती हैं, वे क्या कहलाती हैं? वे कहलाते हैं एक कोशिकी। जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। अब हमें समझना क्या है? हमें यह समझना है कि भाई ये जीव है, ये जीव है। अब एक पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो निर्जीव होते हैं उनमें भी वृद्धि पाई जाती है, लेकिन उनमें कैसे वृद्धि होती है? दबाव के कारण होती है। जैसे पहाड़ का निरंतर बड़ा होना या फिर रेत के टीलों का इकट्ठा होना, वो भी वृद्धि ही है, लेकिन वो जैविक वृद्धि नहीं है। वो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी। आप बड़े हो गए हो, अब कितना हवा पानी मारेगा बरसात, तुम छोटे नहीं हो जाओगे। ठीक है ना? समझते हैं। तो एक कोशिकी, अब हम समझेंगे कि एक कोशिकी जीव किस तरीके से वृद्धि करते हैं। तो याद रखना, एक कोशिकी जीव कैसे करते हैं भाई? कोशिका विभाजन द्वारा। कैसे? कोशिका विभाजन द्वारा। कोशिका विभाजन का मतलब क्या है? मैं आपको पहले परिभाषा पे सारा ध्यान आपका होना चाहिए। किसी जीव की संख्या, समझ रहे हैं, यानी कि जनन। कोई जीव की संख्या कब बढ़ेगी? जब जनन होगा। तो जनन कब होगा? जब कोशिका क्या होगी? विभाजित होगी, है ना। तो एक कोशिकी जीव कैसे जनन करते हैं या फिर कैसे वृद्धि करते हैं? तो कोशिका विभाजन के द्वारा। अब समझेंगे बहुकोशिकी जीव। तो बहुकोशिकी जीव भी, अब बहुकोशिकी जीव क्या होता है? नाम से समझो, है ना। ऐसा वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं या जिनके शरीर का निर्माण अंग तंत्र से हुआ हो या फिर कई कोशिकाएं पाई जाएं। क्योंकि हम जानते हैं कोशिका मिलती है तो क्या बनाती है? कोशिका मिलके क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। और ऊतक मिलके क्या बनाता है? अंग बनाता है। और कई अंग मिलके किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन हम समझ रहे हैं कि वृद्धि, तो बहुकोशिकी जीव, चाहे अंग हो, चाहे ऊतक, चाहे शरीर, अगर नए जीव का निर्माण होगा तो बिना कोशिका के टूटे। जैसे हम मनुष्य की बात करें, नर व मादा दो अलग अलग जीव हैं। दो अलग अलग जीव हैं, तो नर में एक युग्मक बनेगा। उस युग्मक को क्या बोलते हैं? उस युग्मक को बोलते हैं बाबू शुक्राणु। तो शुक्राणु भी तो किससे मिलकर बना होगा? कोशिका से मिलकर बना होगा। और ये कोशिका कहाँ से आई होगी? तो नर के शरीर से ही टूटी होगी। समझे कि नहीं समझे? अगर मादा की बात करें तो मादा युग्मक को हम किस नाम से जानते हैं? अंडाणु के नाम से जानते हैं। ये अंडाणु का भी निर्माण कैसे हुआ होगा? कोशिका से हुआ होगा। तो कोशिका जब भी वृद्धि होगी,
जब भी वृद्धि होगी, चाहे एक कोशिकीय जीव हो चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, वो कैसे होगी? कोशिका विभाजन के द्वारा होगी। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट ध्यान में रखना कि पूछा जाएगा एक कोशिकीय जीव कैसे वृद्धि करते हैं, तो कोशिका विभाजन के द्वारा, जबकि बहुकोशिकीय जीव कैसे वृद्धि करते हैं? बहुकोशिकीय जीव कैसे करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा। मैं पहले भी ये बता चुका हूं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, जैसे पेड़ पौधे जीवन भर बढ़ते रहते हैं, जबकि जंतुओं में वृद्धि तय समय तक होती है। कितना बड़ा, जैसे शेर अगर लगातार बढ़ता रहे तो एक दिन बड़ा होकर हाथी जैसा हो जाएगा, है कि नहीं? लगातार कोई जीव लगातार वृद्धि नहीं करता। कुछ जीव जैसे अपवाद की कंडीशन में मैंने आपको बताया, जैसे सर्प, वो जीवन भर वृद्धि करता है। अगर हम बात करें पेड़ पौधे, वो जीवन भर वृद्धि करते हैं। ठीक है ना? अगले लक्षण की तरफ चलते हैं। अगला लक्षण आपका है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। आपका दूसरा है जनन। जनन क्या होता है? रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो देखो, जनन का मतलब क्या होता है भाई? अर्थ समझने की कोशिश करें। पैदा होना या फिर उत्पन्न होना। पैदा होना या फिर उत्पन्न होना। अब डीपली समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनन क्या होता है? तो प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। 3-4 पॉइंट यहाँ समझो कि जनन क्यों जरूरी है। अब आप सोचो भाई, अब देखो, एक आम के पेड़ की उम्र, आम के पेड़ की उम्र कितनी होगी? सपोज डेट मानो 60 साल, 70 मान लीजिए। क्या 70 साल के बाद पृथ्वी से आम खत्म हो जाएंगे? एक सामान्य व्यक्ति की या फिर एक तोता की उम्र होती है 120 से 140 साल। तो क्या 120 से 140 साल के बाद तोता खत्म हो जाएगा पृथ्वी से? नहीं। क्यों नहीं खत्म हो रहे हैं ये भाई? ऐसा भाई, अब ये तोता है वो 120 साल बाद मर जाएगा, तो क्या पृथ्वी से तोता खत्म हो जाएंगे? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? जनन कर रहे हैं। प्रत्येक जीव अपने समान जीव को क्या करता है? जनन, है ना, जन्म देता है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब हमारे आसपास पाए जाने वाले जो जीव हैं वो अलग अलग तरीके से जनन करते हैं। जैसे अब यहाँ भी बात आएगी, एक कोशिकीय जीव कैसे करता होगा? बहुकोशिकीय। भाई अब एक कोशिकीय है तो हम जानते हैं एक कोशिकीय जीव में जो शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं वो एक ही कोशिका के अंदर होती हैं, उनमें अंग तो पाया नहीं जाएगा। तो वो कैसे करेंगे? तो वो कैसे, वो अपने शरीर को ही क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जैसे इसकी कुछ विधियां समझ लीजिए। जनन की कुछ विधियां हैं। द्विविभाजन, द्विविभाजन ये कौन करता है? एक कोशिकीय जीव। याद रखेंगे जनन की कितनी विधियां होती हैं? तो जनन की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली होती है आपकी लैंगिक जनन। पहला कौन सा होता है भाई? लैंगिक जनन। और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। क्या होता है अलैंगिक जनन? क्या होता है लैंगिक जनन? तो लैंगिक जनन क्या होता है? ऐसा जनन जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले, ऐसा जनन जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले यानी कि 2 अलग अलग युग्मक वाले जीव मिलकर किसी नए जीव की क्या करे? उत्पत्ति करे। उसे क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलेंगे। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि वे जीव जिनमें नर मादा अलग अलग होंगे, वे जीव जिनमें नर मादा दोनों क्या हों? अलग हों, वो कौन सा जनन करेगा? लैंगिक जनन करेगा। तो मनुष्य कौन सी कैटेगरी में आएगा? लैंगिक जनन करेगा कि अलैंगिक जनन? लैंगिक जनन करेगा, क्योंकि इसमें नर अलग होता है, मादा अलग होता है। नर के अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। अगर हम बात करें अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन की कई विधियां होती हैं। कुछ विधियां मैं आपको समझा रहा हूं। पहली विधि हम समझ लेते हैं। पहली है विभाजन या फिर द्विविभाजन। पहली विधि कौन सी है? द्विविभाजन। इसमें क्या होता है? तो ऐसा जनन जिसमें कोई जीव अपने शरीर को 2 भागों में तोड़कर, ऐसा जनन जिसमें कोई जीव अपने शरीर को क्या करेगा? 2 भागों में तोड़कर
ऐसा जनन जिसमें कोई जीव अपने शरीर को दो भागों में तोड़कर नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसे क्या बोलते हैं? है ना, उसे बोलते हैं द्विविभाजन। क्या बोलते हैं? द्विविभाजन। अब समझो द्विविभाजन, द्विविभाजन भी आगे चल के कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है ना? कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब समझ लो, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये कक्षा 12 का है। तो पहला विभाजन कैसा होता है? सरल द्विविभाजन। कौन सा होता है? सरल द्विविभाजन। किसमें होता है? अमीबा में होता है। हालांकि देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि द्विविभाजन का एक एग्जाम्पल बताओ तो क्या बताएंगे? अमीबा। लेकिन अगर कभी, हालांकि ये नहीं पूछेगा, ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, आपको केवल ये याद रखना है कि जनन कहते किसे हैं? जनन जीव का एक प्रमुख लक्षण है। प्रत्येक जीव का अपने समान जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। जनन जीव 2 तरीके से करते हैं, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन हम समझ चुके हैं कि जब 2 अलग अलग लिंग वाले जीव आपस में मिलकर किसी संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। जब 2 अलग अलग, है ना, या फिर जब एकल जीव, अकेला जीव अपने शरीर को विभाजित करके नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसे क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन। इसकी पहली विधि हम समझ रहे हैं, द्विविभाजन। जब कोई जीव अपने शरीर को 2 भाग में तोड़ के क्या करता है? नए जीव की उत्पत्ति करता है, वो क्या कहलाता है? द्विविभाजन। इसमें एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, केवल आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। पहला है सरल द्विविभाजन। इसमें क्या होता है कि जब कोई जीव, है ना, सरल मतलब कहीं से भी काट के, ऐसा नहीं, याद रखना बेटा, 2 भाग में डिवाइड होगा, है ना। ये कितने भाग में डिवाइड होगा? 2 भाग में डिवाइड होगा। मतलब ऐसा जनन, ऐसा द्विविभाजन जिसमें कोई जीव अपने शरीर को 2 भागों में डिवाइड करके क्या करे? है ना, सरल क्यों कह रहे हैं इसको सरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका शरीर कहीं से भी विभाजित हो सकता है। लेकिन कितने भाग में डिवाइड होगा? 2 भाग में। कितने भाग में? 2। मतलब यहाँ से विभाजित हो गया, यहाँ से भी हो सकता था, यहाँ से भी हो सकता था, यहाँ से भी हो सकता था। तो ऐसा विभाजन जिसमें कोई जीव अपने शरीर को कहीं से विभाजित करके 2 भागों में कहीं से भी विभाजित करके नए जीव की उत्पत्ति करे, उसे क्या कहेंगे? सरल द्विविभाजन। किसमें होता है? अमीबा में। जबकि अब दूसरा, इसी में समझ लो, दूसरा होता है लंबवत। लंबवत द्विविभाजन, है ना। अभी हमने समझा अमीबा वाला ये क्या कर रहा है? अपने शरीर को कहीं से भी 2 भागों में विभाजित कर सकता है, किसी भी अक्ष से, किसी भी दिशा से विभाजित कर सकता है। लंबवत वाला खाली क्या है? गांव में बोलते हैं खड़े खड़े, है ना। इसको क्या करना है? कोई जीव अपने शरीर को क्या करता है? खड़े खड़े, मतलब लंबवत विभाजित करके 2 अलग अलग जीव का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं? लंबवत द्विविभाजन। किसमें होता है ये होता है युगलीना में। किसमें होता है बाबू? ये होता है युगलीना में। अगर तीसरे की बात यहीं हम कर लें, यहीं अगर तीसरे की बात कर लें, तो तीसरा विभाजन होता है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। इसमें क्या होता है? कोई जीव अपने शरीर को, है ना, गांव में गांव वाली भाषा, बेड़े बेड़े, है ना, समझ रहे हैं? अनुप्रस्थ, है ना, अनुप्रस्थ विभाजित करता है। कोई जीव अपने शरीर को क्या करता है? अनुप्रस्थ विभाजित करके 2 जीव का निर्माण करता है, उसे क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ द्विविभाजन। ये कौन करता है? ये करता है पैरामीशियम। समझ रहे हैं? पैरामीशियम की संरचना याद है ना, कहते हैं चप्पल के आकार का होता है। तो यहाँ से एक भाग, यहाँ से दूसरा भाग, तो ये क्या हो गया? अनुप्रस्थ द्विविभाजन। दूसरी विधि हम समझते हैं, दूसरी विधि जनन की हम समझ रहे हैं, अलैंगिक जनन की है, यह याद रखिएगा। मुकुलन, बडिंग। क्या होता है मुकुलन? ये मैं आपके सिलेबस में नहीं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे आपके लिए ये आसान होगा, ठीक है। मुकुलन क्या होता है? जब जीव के शरीर से एक कली निकले, जब जीव के शरीर से क्या निकले? एक कली निकले, और वो कली मात्र कोशिका से अलग होकर एक नए जीव के रूप में विकास करे, उसे क्या बोलेंगे? मुकुलन बोलेंगे। मुकुलन 2 तरीके का होता है, एक होता है बहिर्जात, एक होता है आंतरिक। बहिर्जात का मतलब जब जीव के शरीर के बाहर, अहिर्जात नहीं बहिर्जात, धनन के दिमाग में फालतू चल रहा है ना, समझ रहे हैं? जब जीव के शरीर के बाहर, बहिर का मतलब क्या होता है? बाहर, शरीर के बाहर एक कली निकले और ये बाद में अलग होकर एक नए जीव के रूप में विकास करे, तो इसे क्या बोलेंगे? बहिर्जात मुकुलन। ये किसमें होता है? अमीबा में होता है।
जबकि दूसरे मुकुलन की बात अगर हम करें तो वो होगा आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन का मतलब क्या होता है, जब शरीर के अंदर कली निकले और आगे वो विकसित होकर एक नए जीव के रूप में विकास करे तो उसे क्या बोलेंगे, आंतरिक मुकुलन। उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है बाबू स्पांजिला। क्या है, स्पांजिला। पॉइंट समझ में आया। आगे अगली विधि है आपकी बहुविखंडन या फिर बहुखंडन, मतलब बहु के टुकड़े टुकड़े, है ना, समझिए। बहुविखंडन का मतलब क्या होता है कि ऐसा जनन, ऐसा याद रखना ये सभी विधियां किसकी हैं, अलैंगिक जनन की हैं। बहुविखंडन किसमें होता है, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा में होता है। इसमें होता क्या है कि जब स्थिति, जब आपको लगे, या जब अमीबा, ये किस में होता है, एग्जाम्पल समझ दो, किस में होता है, अमीबा में। विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में अमीबा अपने पैर जो पदार्थ होते हैं ना, उसे क्या करता है, संकुचित कर लेता है, अर्थात मोड़ लेता है। और जब मोड़ देता है ना तो इसके शरीर के बाहर एक आवरण बन जाता है, एक कवर बन जाता है, जो इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इस कवर को बेटा हम बोलते हैं पुटी। क्या बोलते हैं, पुटी बोलते हैं। और इस पुटी के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पुटी भवन। आप इसे कक्षा 10 में पढ़े होंगे। विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाब को संकुचित कर लेता है और इसके शरीर के बाहर एक आवरण बन जाता है जो उसे बाहरी वातावरण से अलग करता है। इस आवरण को हम क्या कहते हैं, पुटी कहते हैं। इस आवरण के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुटी भवन कहलाती है। जबकि समझ रहे हैं, जब अनुकूल स्थिति आती है, जब अनुकूल स्थिति आती है तो ये पुटी क्या होती है, फट जाती है और इसके अंदर से छोटे छोटे कई सारे बीजाणु निकलते हैं और हर बीजाणु विकसित होकर एक नए जीव के रूप में क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।